वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग 12वीं कक्षा के अपना सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें पिछले कक्षाओं में हमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस लिए हैं, जिसमें कि हमने DNA का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, DNA का मॉडल कैसा होता है, DNA का कार्य क्या है, DNA किस प्रकार से केंद्रक के अंदर पैक्ड रहता है, इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया है। आज DNA से थोड़ा सा हटकर हम RNA पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे RNA क्या है, RNA के कितने प्रकार है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं RNA। RNA को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग DNA का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, DNA का नाम देखते हैं, उसमें क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी शब्द कहीं भी लगा हुआ है, उसका मतलब हम समझते हैं कम। डीऑक्सी राइबो का मतलब कि राइबोज जो शुगर होता है उससे डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम, तो वो क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी DNA नहीं होता है, सिर्फ अंतर क्या है कि जो DNA में पेंटोज शुगर है, उस पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम रहता है, RNA में एक ऑक्सीजन अधिक होता है। जो हाइड्रोक्सिल समूह में OH जहाँ रहता है वहाँ एक O कम कर दिया जाता है, तो वह डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाता है। बस यही अंतर है। तो यहाँ पर राइबोज शुगर यानी टोटल जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन होता है, सिर्फ DNA में जो पेंटोज शुगर होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। तो हम यहाँ राइबोज शुगर की बात करते हैं, जो प्रॉपर हम राइबोज शुगर के बारे में जानते हैं। और न्यूक्लिक एसिड यानी यह एक ऐसा अणु है जो न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसको हिंदी में भी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही कहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब यह कैसे बनता है? तो जैसे कि DNA बन रहा था उसी प्रकार से RNA भी बनता है। अर्थात जैसे हम DNA में क्या जानते थे? पेंटोज शुगर होता है, ये पेंटोज शुगर होता है। एक नंबर पर मान लीजिए कि एडेनिन है, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सिल समूह, 3 नंबर पर 4 और ये 5। 5 नंबर कार्बन होता है, यहाँ OH लगा हुआ रहता है और यहाँ फॉस्फेट होता है जहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। फिर से हम यहाँ पर चाहें तो यह पेंटोज शुगर का 3 नंबर कार्बन यहाँ फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर पुनः एक कार्बन होता है और यह फॉस्फेट के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए फिर T हो गया। इस प्रकार से यह चेन बनता है।
वहाँ पर जैसे कि न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड बना, ये भी न्यूक्लियोटाइड। अंतर क्या है कि जैसे डीएनए में इसका डबल, मतलब इसका यहाँ इधर से भी अगर दे दें हम, ऐसे अगर हम कर दें तो आप क्या पाएंगे, एक नंबर पर यहाँ भी ऐसे अगर हम जोड़ दें नीचे से भी एक इसी प्रकार का, तो ये इसको अगर एक सूत्र कहते हैं, एक लड़ी कहते हैं या एक धागा कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, यह दूसरा धागा है। और ये दोनों धागे एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। लेकिन आरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक ही धागा होगा, एक ही धागा होगा। अंतर क्या है, यहां जो मैं टी लिखा हूं, यहां टी नहीं होगा, यहां यू होता है, यूरेसिल होता है। यहां पर थाइमिन के जगह पर, थाइमिन जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, थाइमिन के जगह पर यहां पर यूरेसिल होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि डीएनए में जो थाइमिन होता है वो थाइमिन है क्या, मेथिल यूरेसिल है। यानी यूरेसिल के साथ मेथिल समूह अगर जुड़ जाता है तो थाइमिन हो जाता है। और ऐसा अभी तक प्रमाण मिला है कि जो मेथिल जो यूरेसिल है यानी थाइमिन है, वह मूल यूरेसिल से ज़्यादा अस्थायी होता है। और यही कारण है कि डीएनए को आरएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा अस्थायी माना जाता है। और डीएनए काफ़ी जो है अस्थायी अणु है और आरएनए उससे थोड़ा सा कम, यानी डीएनए की अपेक्षा अधिक क्रियाशील अणु है। ठीक, अब जैसा कि हम जानते थे उसमें कि पेंटोज शुगर और जब नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाता था तो उसको क्या कहते थे हम लोग, न्यूक्लियोसाइड कहते थे ना, वो डीएनए में होता था। यहाँ पर याद रखिए, जब आरएनए में पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है तो उसको राइबोसाइड कहा जाता है। राइबोसाइड, वहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पर राइबोसाइड कहा जाता है। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि आरएनए जो होता है वह डीएनए से हल्का होगा कि भारी होगा। सीधी सी बात है कि डीएनए में 2 सूत्र होता है और आरएनए के एक अणु में मात्र और मात्र एक ही सूत्र होता है। तो इसका जो अणु भार होगा वो डीएनए के कंपैरिजन में कम होता है। याद रखिएगा, आरएनए का अणु भार डीएनए से कम होता है। दूसरी बात कि कभी कभी आरएनए डीएनए के जैसा दिखाई देता है, घबराने की बात नहीं है। मैं अभी दिखता है की बात कर रहा हूं। तो यह आरएनए क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे कुंडलित हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड ही है, दिखाई दिया, मैं डबल स्ट्रैंड नहीं बनाया, ध्यान से देखिए। ये मैं आरएनए बना रहा हूं, एक धागा, और ऐसे लपेट कर, 2 अलग अलग धागे नहीं है बाबू, ये एक ही धागा है। लेकिन ये इस प्रकार कुंडलित हुए हैं कि लगता है कि यह डीएनए नहीं है, द्विकुंडलित है। ये द्विकुंडलित नहीं है। क्लियर? हाँ, द्विकुंडलित भी हो सकता है। इससे कैसे में यह आरएनए की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो देखिए, यह आरएनए सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, छोटे छोटे जीवों में, खासकर प्रोकार्योट्स में। प्रोकार्योट्स में पाया जाएगा
और प्रोकैरियोट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। केंद्रकाभ होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स उसके अंदर नहीं होंगे। क्लियर? दूसरी बात कि उसके अंदर डीएनए नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है। वायरस का नाम आपने सुना है, जिसका जो एक कण के समान दिखाई देता है, यह अकोशिक होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर कोशिका के समान नहीं होता है। इसके पीछे जानते हैं कि आज वायरस को निर्जीव माना जाता है। वो अलग बात है कि जो बॉडी के अंदर आता है तो हमारी कोशिकाओं पर वह अपना आधिपत्य जमा कर और अपने अनुसार कार्य कराने लगता है तो जीवित हो जाता है। किसी भी होस्ट सेल के बाहर रहता है, शरीर के जब बाहर रहता है तो एक कण के समान ही होता है। बॉडी में भी आएगा, जब तक किसी कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक वह नए पदार्थ बना नहीं सकता है, वह निर्जीव के समान ही रहेगा। आखिर क्यों? उसके पीछे याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि वायरस निर्जीव होता है कारण कि प्लाज्मा झिल्ली नहीं होता है, जो हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका को घेर कर चारों तरफ से बाउंड करके उसके ऑर्गेनेल्स को रखने का कार्य करता है, जो कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वह नहीं होता है। उसके ऑब्सेंस के कारण ही वायरस निर्जीव है। और उस वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है, और खास बात है किसी किसी वायरस में डबल स्ट्रैंड भी वायरस होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। वह कैसा होता है डबल स्ट्रैंड वायरस? देखिए ऐसे घुमावदार ऐसे होता है। जब आरएनए इस प्रकार का किसी वायरस में पाया जाता है तो उसको रियो वायरस कहा जाता है। उस वायरस का नाम रियो वायरस है और ये प्लाज्मिड होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो आरएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। रियल में याद रखिए, अब यहां पर मैं डबल स्ट्रैंड कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं समझेंगे कि डबल स्ट्रैंड आरएनए, डीएनए नहीं है, यह आरएनए नहीं है, और इसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होगा, बेस पेयर्स होंगे। लेकिन जो बेस पेयर्स होंगे बस इतना ही ध्यान रखना है कि टी नहीं होगा, यानी थाइमिन नहीं होगा, उसके अंदर यूरेसिल होगा। जैसे टी के सामने ए रहता था, यहां पर टी के सामने ये नहीं होगा, यहां पर यू के सामने ए होगा, यानी एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन। जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ एडेनिन रहता था। तो ये किसी भी तरह आरएनए तो आरएनए और इसके अंदर थाइमिन नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि ये आरएनए किसी कोशिका में क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इनका कार्य क्या है, मुख्य रूप से इनका क्या कार्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से इनका कार्य की अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, जैसा कि हम लोग डीएनए का कार्य जानते हैं
डीएनए का क्या फंक्शन होता है? आनुवांशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करना। आरएनए का भी कार्य तो यही है। ये बैक्टीरियाज की बात करूं, चाहे वायरस टोबैको मोजाइक वायरस की बात करूं, चाहे किसी भी वायरस में, कुछ पादप कोशिकाओं की अगर बात करूं, प्रोकार्योट्स होते हैं, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में हम लोगों ने जाना, जहाँ पर डीएनए नहीं होता है जिस कोशिका में या जिस जीव में डीएनए नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही होता है, न्यूक्लिक मैटर। तो वहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचनाओं का ट्रांसफर कैसे होगा, कौन करेगा? तो उसके लिए आरएनए ही होता है। अब दूसरी बात कि अगर किसी कोशिका में डीएनए है तो फिर आरएनए की क्या जरूरत? किसी कोशिका में, जैसे हम लोगों की कोशिका में या यूकार्योट्स में हम जानते हैं डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है डीएनए। लेकिन उस कोशिका में आरएनए भी होता है। तो आरएनए किस लिए क्या काम है? तो आरएनए का काम देखिए क्या है। आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण। ये मुख्य रूप से प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। सूचना का आदान प्रदान करेंगे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, और इन छोटे जीवों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और मैं बताया हूँ किसी भी जीव का लक्षण दिखाने के लिए, लक्षण तभी होता है जब प्रोटीन बनता है। कोई भी बॉडी में चेंजेस या किसी रसायन का स्राव या किसी नए पदार्थ का बनना, वो तभी बनता है जब प्रोटीन बनता है। बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जैसे कि हम जानते हैं एस्चेरिशिया कोलाई में, अब ये अलग बात है, रिकॉम्बिनेंट जीन हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। आज जो भी इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, वह एस्चेरिशिया कोलाई के द्वारा उत्पन्न होता है। ह्यूमन बॉडी से उस जीन का पहचान किया गया जो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता था, और उस इंसुलिन नामक हार्मोन बनाने वाले जीन को एस्चेरिशिया कोलाई के जीन में ट्रांसप्लांट कर दिया गया, एक तरह से जोड़ दिया गया। वह जीन, इंसुलिन प्रोटीन है एक प्रकार का हार्मोन, वह प्रोटीन बनाने लगा और उसको हम कलेक्ट करके अपनी ह्यूमन बॉडी में हम यूज करते हैं। जिसके बॉडी में भी इंसुलिन का कम स्राव होता है उसको हम एस्चेरिशिया कोलाई से देते हैं। किसी भी जीव की पहचान उसके प्रोटीन से होती है। हमारी आवाज़, हमारी त्वचा के रंग, हमारी बनावट, शरीर की बाल, आँख, नाक, कान या हमारे शरीर के अंदर जो भी रचनाएं हैं वो सब के सब प्रोटीन के कारण हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है। अब यह प्रोटीन कैसे बनेगा, इसके क्या प्रोसेसेस हैं, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा आरएनए के बारे में विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आरएनए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यह एक विधि है, यह एक प्रोसेस है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। और इस कॉम्प्लिकेटेड विधि को, जिसके द्वारा आरएनए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषित करते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए, एक तो किसी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा यह कौन तय करेगा? तो जीन। और जीन कहाँ होते हैं? डीएनए में। तो डीएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनेगा? तो डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए आरएनए का मदद लेना पड़ता है। किसी बॉडी में हम जब बताएंगे विस्तृत इसके कार्यविधि को, तो उस समय बताएंगे कि ये डीएनए होता है जब, तो ये एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, साचा की तरह। और इसके अंदर जो भी, चूंकि ये फिक्स अस्थाई होता है डीएनए, इसके अंदर बेस पेयर्स जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। तो एक टेम्पलेट साचा की तरह कार्य करके एक आरएनए यहाँ पर बनेगा। यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ टी है तो ए होगा। इस प्रकार का यहाँ एक सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड बनेगा, हम यूं कहें तो। और ये सिंगल स्ट्रैंड जो बनेगा सिर्फ यहाँ टी के जगह पर यू होगा, इसलिए अब यह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। और इस आरएनए को हम लोग एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए, जो संदेश वाहक होता है, जो डीएनए से सूचना एकत्र करेगा कि कैसा प्रोटीन बनाना है, क्योंकि यह अपने अंदर छाप ले लिया एक डीएनए के टेम्पलेट का, और यह भागे भागे जाएगा। कहा जाएगा? बना केंद्रक में, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, केंद्रक में बना और भाग कर जाएगा कोशिका द्रव में। ये न्यूक्लियस है, इसमें यह क्या बना? मैसेंजर आरएनए, संदेश पर, और भाग कर जाएगा कहाँ? कोशिका द्रव में। और कहाँ जाएगा कोशिका द्रव में? राइबोसोम्स के पास। हम जानते हैं 9th क्लास में आपको याद होगा कि राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण। और यहाँ पढ़ रहे हैं डीएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए सिर्फ यह बताता है कि हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसा प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन तो आखिर बनाएगा कौन? राइबोसोम्स। इसलिए मैसेंजर आरएनए केंद्रक में से निकल कर जाएगा राइबोसोम्स के पास है। यहां पर देखिए, मैं पहला टाइप बता रहा हूं एक प्रकार का, कि आरएनए का पहला प्रकार है मैसेंजर आरएनए, कहानी के साथ संश्लेषित होता है न्यूक्लियस में, और यह जाता है कहाँ? कोशिका द्रव में। क्या लेकर? कि डीएनए के लिए ये प्रोटीन कब बनाना है। तो यह मैसेज ले गया किसके पास? राइबोसोम्स के पास। इसके बारे में एक और चीज बता दूं, डाटा एक कोशिका के अंदर जितने भी आरएनए होते हैं, उस आरएनए का 5 से 10% तक मैसेंजर आरएनए ही होता है। मैसेंजर आरएनए को हम लोग हिंदी में संदेश वाहक आरएनए भी कह सकते हैं। संदेश वाहक आरएनए, क्लियर? 5 से 10%। और इसका अणुभार, ये के का मतलब 1000 समझिएगा, 5000 से 1000 तक, यानी 1 लाख तक। 1000 मतलब 1 लाख, 5000 से 1000 लाख तक इसका अणुभार होता है। मैसेंजर आरएनए का वेरी करता है, डिपेंड। तो मैसेंजर आरएनए का काम मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोशिका द्रव में से केंद्रक द्रव में से निकलकर कोशिका द्रव में जाएगा राइबोसोम्स के पास। अब मैं बात करता हूं आरएनए के
2 नंबर दूसरे आरएनए दूसरा प्रकार है टीआरएनए। यहाँ देखिए एम छोटा लिखा हूं और आरएनए कैपिटल। यहाँ टी छोटा है, छोटा टी, और आरएनए कैपिटल्स में है। टी फॉर ट्रांसफर। टी फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर को अगर मैं हिंदी में कहूं तो स्थानांतरण भी कहा जाता है। स्थानांतरण, इसका पूरा नाम, जैसे इसका नाम मैसेंजर आरएनए, उसी प्रकार इसका पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए। और याद रखिए इस ट्रांसफर आरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से एसआरएनए भी कह सकते हैं। तो घबराना नहीं है कि एसआरएनए अलग होता है और टीआरएनए अलग होता है। टीआरएनए और एसआरएनए एक ही होता है। यह पूरे आरएनए का 10 से 20% होता है और इसका अणुभार 23,000 से 30,000 तक होता है। अब मैं इसका फंक्शन की बात बता रहा हूं। मैं पहले ही बोला था कि प्रोटीन संश्लेषण यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है सरल नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ से न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए निकल कर चला गया कोशिका द्रव में, तो क्या आपने समझ लिया कि बन गया, राइबोसोम के पास चल गया तो बन जाएगा? नहीं, राइबोसोम एक जगह बैठा हुआ है, वह इंजीनियर है, लेकिन वह माल ढोने नहीं जाएगा। घर बनाना है तो वह सीमेंट, बालू, कंक्रीट वो ढोकर नहीं लाएगा। इसके लिए ट्रांसफर आरएनए वहां पर आता है। वो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? राइबोसोम के, अब मैसेंजर आरएनए गया कि ये वाला प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन कैसे बनता है? तो अमीनो अम्ल से बनता है। तो यह प्रोटीन बनाने के लिए किस किस अमीनो अम्ल की जरूरत है और कितनी मात्रा में जरूरत है, वह राइबोसोम डिमांड करेगा। राइबोसोम यहां बैठा हुआ पूछेगा, खोजेगा, तो वह वहां पर सुनेगा कौन? ट्रांसफर आरएनए। वह ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव में घूमेगा और घूम घूम कर राइबोसोम्स के द्वारा मांगे गए अमीनो अम्ल और उसके मात्रा को ट्रांसफर करेगा, लाकर देगा। और लाकर किसको देगा? लाकर किसको देगा? राइबोसोम्स को नहीं। उसके लिए राइबोसोम्स का भी सहायक है, जो हमेशा राइबोसोम से चिपका हुआ रहता है। वह होता है नंबर 3 आरएनए। इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसका पूरा नाम की अगर बात करूं तो ये होता है राइबोसोमल आरएनए। जो पूरे कोशिका में जो आरएनए होता है, उस आरएनए का 80% यह आरएनए ही होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। सबसे अधिक पाया जाता है और सबसे स्थिर भी है, राइबोसोम्स के पास रहता है। यही राइबोसोम्स का असिस्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए जो ला कर देंगे अमीनो अम्ल, उसको यह लेकर और राइबोसोम्स के पास जाएगा और राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण करवाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए ला कर देंगे किसको? आरएनए को, और यह आरएनए राइबोसोम्स को देगा और बनवाएगा प्रोटीन। सो आरएनए प्रोटीन बनाने की क्रिया में मदद करता है ना। इसके अणुभार की अगर बात करूं तो 35,000 से 1100,000 तक इसका अणुभार हो सकता है।
पूरे कोशिका में जितने भी आरएनए होते हैं उसका 80% आरएनए ये होता है। एक और चीज, सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात करूं तो देखिए हमारे बॉडी में जितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं ना, उतने ही प्रकार के ट्रांसफर आरएनए भी होता है, ये याद रखिए। इसकी खूबी है कि जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होंगे उतने ट्रांसफर आरएनए, एक प्रकार का ट्रांसफर आरएनए एक ही अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कर सकता है। जेपी सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर कोई और है, अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूटर कोई और है ना, बंजारी का कोई और है, जेके का कोई और है। सब सीमेंट सब नहीं देगा, सब सीमेंट व्यापारी, सब ट्रांसफर आ रहे नहीं है, लेकिन सभी अमीनो अम्ल को एक ही ट्रांसफर आरएनए नहीं दे सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सभी कंपनियों के लिए यानी सभी अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए होते हैं जो आरएनए को देंगे, और आरएनए राइबोसोम्स की मदद से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब हम चलते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर को जानते हैं। देखिए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जिसने जानकारी दिया उसका नाम था रॉबर्ट होले। इन्होंने 1968 में जानकारी दी थी। इनके अनुसार ईस्ट एलेनिन ट्री आरएनए, ईस्ट में पाए जाने वाले ट्रांसफर आरएनए का इन्होंने स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। इसमें ज़्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, सिर्फ इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह ऐसे लगभग, क्लोवर एक पत्ता है, क्लोवर एक प्लांट है, उसका पत्ता लगभग इस आकार का होता है, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए देखिए लगभग मतलब ऐसे दूर से देखना है। विस्तृत रूप से उन्होंने जो सुझाया था, मैं आपके मतलब या एल के आकार का ही होता है ना, और इसमें और भी तरह से हम समझ सकते हैं। इसमें जो इन्होंने बात बताई थी, इन्होंने 3 लूप की बात बताई थी, 1 2 3, ये 3 लूप होते हैं। एक में ये तीनों लूप जो हैं असामान्य रूप से न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं, हम जानते हैं कि यूरेसिल होता है, थाइमिन होता है, ये सब कुछ होता है। थाइमिन तो नहीं होता है आरएनए में, यूरेसिल होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, तो ये सब होते हैं। तो इसके जो डीएनए से में एमआरएनए जो मैसेज लाएगा, फिर राइबोसोम्स जो ट्रांसफर आरएनए को आदेश देगा कि ये अमीनो अम्ल लाइए। तो अमीनो अम्ल कैसे लाएगा? उसमें विशेष बात होती है कि उसमें जैसे देखिए लिखा हो हाइड्रोक्सी यूरिडिन, सूडो यूरिडिन, यूरेसिल जो समूह होता है ना, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आकर विशेष प्रकार के नाइट्रोजन बेस बन जाते हैं। डीएच दिया हो डाइहाइड्रोक्सिल यूरिडिन, ये साइड दिया हो सूडो यूरिडिन, जो अलग अलग अमीनो अम्ल की पहचान करने के लिए और अमीनो अम्ल को ढोने के लिए होते हैं। ये विशेष नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। क्लोवर के लिए पत्ते में लगभग एक क्लोवर के पत्ते में यानी एक आरएनए में लगभग 80 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। नाइट्रोजनी बेस 80 होते हैं क्षार, और उसमें 3 लूप्स होता है। इस 3 लूप्स में जो नाइट्रोजन बेस होता है वह अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार का अध्ययन एक और एसएच किम ने किया था उनके बाद 1973 ईस्वी में। उसका भी इन्होंने 3D स्ट्रक्चर दिया, एल शेप्ड। इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज, एल शेप्ड तो ये क्लोवर के पत्ते के ही है, लगभग इन्होंने मिलता जुलता ही अपना संरचना प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक्स्ट्रा एक बताया कि इस आरएनए की जो मोटाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से
ये जो है कुल मैंने आरएनए का स्ट्रक्चर बताया, ये 3D डायग्राम और 3D में होता है, ठीक, इन्होंने बताया, और ये चीज़ होता है। अब अगली कक्षा में हम और भी डिटेल्स जानकारी देंगे आपको आरएनए के बारे में और डीएनए के बारे में भी, और किस प्रकार से पुनः प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को हम और भी डिटेल्स में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।